मैं बहुत ज़्यादा पसीज गया था और मुझे फिर कुछ करना ही था। सर का एक अच्छा। वीडियो था 10 मिनट का, कि 10 मिनट में वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीखें। तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि टेक्निकल टीचर मुझे मैकेनिकल के इस तरह से मिले थे जो मैकेनिकल मुझे समझ आने लगा था। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं देहरादून जाऊँगा सर से पढ़ने, ये तो फिक्स है। और सर की बातें जो थी जो सीरियस है कैंडिडेट उसको लगती थी कि नहीं कुछ तो करना है क्योंकि सर ऐसा मेहनत करने के लिए बताते थे। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिनका लाइफ में कभी कोई यूज नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूजलेस चीजें हम पूरा दिन देखते रहे, लेकिन बहुत ही कम कंटेंट ऐसा अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो फेसबुक है, जिसको देखकर हम लोग जब उसे देखते हैं तो ऐसा दिल करता है कि यार अब हम भी कुछ करके दिखाएं। तो मेक इट इजी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स की स्टोरीज ला रहा है जिन्होंने लंबे बहुत ही बड़े स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आज सफलता का स्वाद चखा। उन्हें पता चला कि सक्सेस क्या हो। तो इसी सीरीज में सबसे पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप कुमार। तो कुलदीप, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कुलदीप के बारे में बताएं और बताएं कि आपको सफलता जो मिली है वो एक्चुअली किस डिपार्टमेंट के थ्रू मिली है, और बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर मैं कुलदीप कुमार झारखंड से हूँ। झारखंड एक जब मैं यहाँ गुजरात में भी करेंटली पोस्टेड हूँ। तो जब अभी झारखंड यहाँ आके पता चलता है कि लोग कितने रिमोट एरिया समझते हैं झारखंड को। तो उस जगह से हूँ सर, गिरिडीह से। मैंने अपने डिप्लोमा आफ्टर 10th 2017 में मैंने अपने 10th कंप्लीट करी। उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद से। उसके बाद ओके। वही अपने फाइनल ईयर में राहुल सर के सोबत में मैं आया। तो वहाँ उनसे आने के बाद फिर धीरे धीरे टेक्निकल लाइन मैकेनिकल में काफी रुझान बढ़ गया और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। तो ओके। फिर तुरंत हम लोग के फाइनल ईयर में ही ये लॉकडाउन आ गया था। और अभी तैयारी करने के बाद मैं इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक यूनिट है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी के रूप में कार्यरत हूँ सर। ओके ओके। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। जैसे कि आपने बताया कि झारखंड को लोग रिमोट एरिया समझते हैं, मैं यहाँ व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि रियली झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों को इतना रिमोट समझा जाता है। और फ्रेंकली स्पीकिंग इतनी आसान लाइफ है भी नहीं। कहीं इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो मोबाइल की जो, मान लीजिए कभी खराब हो जाता है मोबाइल, तो उसको ठीक करवाने के लिए भी काफी इलाके हैं ऐसे। बट जो जज्बा, जोश मैंने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के इलाकों के बच्चों में देखा है, वो अक्सर और स्टेट्स में मुझे देखने को नहीं मिलता। तो कुलदीप, ये बताइए मुझे कि अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, कुछ फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं जो मेनली मुख्यतः खेती है और एक गांव में एक छोटा सा दुकान है, तो जिसका तो कोई आमद तो कुछ होता तो कुछ नहीं है। और फिर मेरी मम्मी है और मेरी 4 दीदी है, मैं सबसे छोटा ही हूँ अपने घर पे। अच्छा, और फिर थोड़ी घर की हालत स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मेरी दीदी लोगों का ही सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मुझको पढ़ाने में। तो उन ओके लोगों के ही मदद से आज जो कुछ भी है। ओके। तो आपको पता ही है कि खेती करने वालों का जो फिलहाल खास तौर से झारखंड, बिहार, इन इलाकों में जो किसान है, थोड़ी उनके साथ समस्याएं ज्यादा है कंपेयर टू बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से। अब ये बता रहे हैं कि एक दुकान है जिसकी कोई ऐसी खास आमदनी नहीं थी, तो उनकी दीदी, जितनी भी इनकी बहनें हैं, उन्होंने मिलकर इनको प्रोत्साहित किया है, इनको हिम्मत दी है और मदद की है पढ़ने में। तो ये मदद किस तरह की, फाइनेंशियली भी थी, या उन्होंने आपको 10th में, जैसे कि 8th क्लास होती है, 7th क्लास, इसमें पढ़ाया भी है आपको, किस तरह की मदद, जरा थोड़ा बताइए। सर मैं थोड़ा विषयांतर होकर बताना चाहता हूँ। मैं मतलब अपने 9th से ही एपीजे साहब अब्दुल कलाम साहब से बहुत ज्यादा मुतासिर रहा हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है 15 अक्टूबर और मेरा।
तो अरे तो वेरी उन्होंने गुड, अपने ये तो बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस। हाँ, तो उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि उनको जब एमआईटी में एडमिशन चाहिए था तो उनकी बहन ने सोने के कंगन बेच दिए थे। तो ये बोला वो उन्होंने लिखा था कि ये जब बेच दिए तो मैं बहुत ज्यादा पसीज गया था और मुझे फिर कुछ करना ही था फाइनली जाके। तो वैसा ही कुछ स्थिति मेरे साथ भी रहा था। मेरी दीदी लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करी है। मैं सबसे मतलब एक समय ऐसा आया था कि फर्दर स्टडी करनी अपने गांव में नहीं कर सक रहा था। मेरे पापा मतलब नहीं सक्षम थे ओके डीएवी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो फिर मेरी दीदी ओके। ने बड़ी दीदी ने मैंने जिम्मा लिया और वहाँ 10 तक मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। मेरी चारों दीदी ने मुझे फाइनेंशियली भी इमोशनली भी और हमेशा मोटिवेट किया हमेशा, और कि हाँ तुम कर लोगे, लगे रहो। तो फिर लगा रहा सर इन लोग को देख के। मेरे जीजा जी सारे अच्छे, मतलब भगवान ने दिया है बहुत कुछ। विष्णु के तौर पे बहुत कुछ दिया। हाँ, वो जो कहते हैं ना सर बहुत लोग कि रिलेटिव को कोसते हैं, मेरे केस में वैसा नहीं है। मेरे रिलेटिव मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे। मेरे भैया भी गाइड के रूप में, मेरे अपने भैया नहीं पर मेरे भैया जो है चचेरे, वो सभी बहुत गाइडेंस दिए हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोरल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ा मोरल सपोर्ट फैमिली से मिलता है। चाहे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, इनके जो रिश्तेदार हैं सब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत जरूरी होता है, हम्म, इसमें कोई शक नहीं है। जरूरी है, मेहनत के साथ साथ एक सपोर्ट अगर मिलता रहे ना, तो अंदर हिम्मत बढ़ती है इसमें। तो सभी व्यूअर्स इस बात को बहुत गौर से सुनिए कि मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छा कुलदीप, ये बताइए कि एप्लीकेशन को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी? कैसे आपको मेक इट इजी के बारे में पता चला? कैसे आपने राहुल सर के बारे में जाना? कुछ इस बारे में थोड़ा सा। इसके पीछे रोचक तथ्य है और मैंने राहुल सर को भी पहले बताया है। हम लोगों ने बात अच्छा करी है एक बार वीडियो कॉल पे। सर का एक अच्छा। वीडियो था 10 मिनट का कि 10 मिनट में वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीखें। ओके। ये 2018 की वीडियो है और मैंने 19 में देखी थी अच्छा सर की। अच्छा। और सर उस टाइम थे देहरादून इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून, उसमें थे। ओके तो ओके। तो मैंने उस टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि टेक्निकल टीचर मुझे मैकेनिकल के इस तरह से मिले थे जो मैकेनिकल मुझे समझ आने लगा था। नहीं तो खुद से ही पढ़ के ओके और यूट्यूब से नहीं समझ में आ रहा था, सीरियसली नहीं समझ में आ रहा था। पर सर ने बहुत ओके। आसान भाषा में मैकेनिकल को मुझ तक मतलब पहुंचाया। तो उसी टाइम मैंने सोचा मतलब था कि एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब तक जो डिप्लोमा में सिर्फ पढ़ा था, वो राहुल सर ने जब पढ़ाया तो ऐसा लगा कि यार इस चीज को समझ के मजा भी आ सकता है। हाँ हाँ, एक्चुअली वही वो उसमें एग्जाम्पल दिए क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मतलब फाइनल ईयर नहीं सेकंड ईयर में हूँ और मुझे हवा नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। सही बात। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं देहरादून जाऊंगा सर से पढ़ने, ये तो फिक्स है। और मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ा के सर को ही बोलूंगा कि सर आप ट्यूशन मेरा खोज दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा ट्यूशन कहीं पर भी और मैं वहाँ रह के आप वहाँ तो पढ़ूंगा। इतना कुछ डिसाइड कर लिया था। फिर अगले साल वो लॉकडाउन हो जाने के कारण वैसा कुछ हो नहीं पाया। पर बहुत सर बात। ने फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया सर ने ऑनलाइन का। ऑनलाइन का जब प्लेटफॉर्म शुरू किया तो जितने बच्चे नए जुड़े थे उसमें से पहले कतार में हम ही लोग थे। मैं था, मेरे दोस्त थे और उस टाइम से जुड़े हुए हैं। सर ने फुल कोर्स करके लॉन्च किया, फिर ज्वाइन हो गया। और सर की बातें जो थी वो बहुत जो सीरियस है कैंडिडेट उसको लगती थी कि नहीं कुछ तो करना है, क्योंकि सर ऐसा मेहनत करने के लिए बताते थे। तो ओके। सर का बहुत सपोर्ट रहा है। वो तो पढ़ाने के टीचर हैं तो वो तो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा, हमको ग्रास्प करना है। पर एक चीज जो अच्छे दिशा में मेहनत की और बहुत कम टीचर बताते हैं, वो सर ने कहा है। वो हमेशा बोले थे वैलिडिटी की चिंता मत करो, तुम अपना वैलिडिटी देखो तुम कितना तक पहुंचा पा रहे हो। बोले ठीक है। तो उस तरह के टीचर बहुत रेयर। ओके। तो मतलब राहुल सर तो है नहीं, इतने के पीछे में हमें उतने अच्छे इंसान है, सभी को पता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए गुरुदेव, अब के प्रिपरेशन को लेकर कोई खास स्ट्रेटेजी थी? ऐसा कुछ था कि मैं पहले इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लूं, या फिर जब
राहुल सर जो बता रहे हैं एग्जैक्टली उसी को मैच करता हुआ चलूं, इसके बारे में थोड़ा सा होते हैं। और ये भी बताइए कि क्या सिर्फ यूट्यूब पे आप जुड़े हुए थे, आपने हमारा कोर्स कौन सा लिया था, कंटेंट वहां पर पूरा डला था नहीं, तो थोड़ा सा इस बारे में। सर मैं विस्तार से बताऊं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि सर मैं फुल कोर्स से ही जुड़ा था, पर ओके। क्या था कि लॉकडाउन था, हम लोग फाइनल ईयर में थे और कुछ समय था कि अभी सेमेस्टर का नहीं पढ़ना है, तो मैंने उसी टाइम से शुरू कर दी थी फुल कोर्स में। सर कोर्स डाल रहे थे तो करता था। पर शुरुआत और टेस्ट भी सर कंडक्ट कराते थे। वेडनेसडे को सब्जेक्ट टेस्ट, और शायद संडे को नहीं, संडे टू संडे कराते थे वो, फुल सब्जेक्ट टेस्ट कराते थे। तो ओके। वो सब, वो पूरा वीक मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ता था बिल्कुल। स्टार्टिंग में आपके लिए मेन सब्जेक्ट हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है। धीरे धीरे प्रोडक्शन की तरफ, मटेरियल साइंस की तरफ, डिजाइन पोर्शन में धीरे धीरे एंट्री होता है। तो सर मैं देखता था कि सब सब्जेक्ट का जब टेस्ट होता है तो वो तो टेस्ट उस टाइम निकल जाता है, फिर उसको बहुत दिन के बाद उसका साइकिल इस तरह से बन रहा था। और इसी चक्कर में मतलब मैं सब्जेक्ट को बांध नहीं सक रहा था, मतलब जो 14 सब्जेक्ट है टोटल, वो बंध नहीं रहा था। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ रहा हूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन गायब हो जाता था दिमाग से, और भी जितने सब्जेक्ट वो गायब हो जाते थे। ओके। तो इस चीज के पीछे बहुत टाइम लग गया, तैयारी करते करते थोड़ा लग गया समय कि सब्जेक्ट बंधा नहीं रहा है। को टेस्ट देता हूँ तो फिर वो सब बिल्कुल नए लगते हैं क्वेश्चन। तो मैंने उस पे काम किया सर कि सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्निकल लाइन में कि सब्जेक्ट को बांधना, कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कैसे बंध जाएं और आपके साथ एक साथ वो पैरेलली सब कुछ चले। इस चीज का इजाद मुझे मिला सर एनएचपीसी, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी एनएचपीसी, ओके। उसके उसके बाद से मुझे समझ में आया कि पिछले एनएचपीसी में मेरा सिलेक्शन हो जाता अगर मैं सब्जेक्ट को बांधना सीख जाता, कि सारे सब्जेक्ट मुझे दिमाग में रखने हैं एक साथ। तो उसके लिए मैंने अपने रूटीन पर मेनली काम किया। वो जो क्या होता था कि आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े, कल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े, परसों थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से कि 14 दिन का साइकिल बन जाता था, कि वो फिर 14 दिन के बाद आता था, तो उसके कारण वो रिदम, उसका लिंक टूट जाता था। तो ओके। मैंने मैंने एक दिन में तीन तीन सब्जेक्ट का रिवीजन, तीन सब्जेक्ट का एमसीक्यू लगाना शुरू किया। ये 4 दिन में, 5 दिन में साइकिल रिपीट होने लगा। और वेरी गुड वेरी सर गुड। सबसे ज्यादा मैंने अगर कुछ काम किया है तो अपने रूटीन पे ही काम किया है, सबसे ज्यादा मेहनत करने से भी ज्यादा। यही मतलब एक पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो रूटीन और रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ाई जब कोई टीचर कराता है आपको, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन हो, चीज आपके समझ में आ जाती है। लेकिन जिसे बांधना कह रहे हैं, यानी कि एट द टाइम, नियर टाइम एग्जाम जब आता है आपका, तो उसको कैसे समेटना है, जितना आपने पढ़ा है कैसे उसे रिवाइज करना है। और इस तरह रिवाइज करना है कि 2 से 3 बार रिवाइज हो, बार बार आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाएं। उसके बाद में यहाँ पर ये बता रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई आपने, और बिल्कुल मैं मान रहा हूँ मेहनत तो लगी होगी। अच्छा ये बताइए मुझे कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अलावा आपकी लाइफ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम आई, मतलब जैसे कि हमें पता है कि लॉकडाउन लगा, जिसमें वाकई परेशानी हुई है बच्चों को, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी कि जिसको पार करते हुए आपको ये सक्सेस। तो वो सर एसएससी सर सिलेक्शन सीरीज करवा रहे थे 2021 में। तो वो ओके। मैं शुरुआत दिनों में स्टार्ट किया ही था कि मेरी मम्मी को फिर कोरोना हो गया। और बहुत उस गांव में बहुत भयंकर वो पोजीशन हो गया था मेरी मम्मी का, कि 72%, हाँ 72% लंग्स डैमेज हो गया था। सिर्फ 28% ही लंग्स बचे थे। और मैं, मेरी दीदी और मैं, मेरी एक दीदी है नमिता, तो उन्होंने ही, मैं पापा को इनसे दूर रख रहा था कि नहीं, पापा तक जो भी संभालना होगा मम्मी को हम ही लोग करेंगे, पापा को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पापा का भी एज है, तो अगर वो शामिल होंगे तो हो सकता है उनको भी ज़्यादा असर करे। तो उस चीज़ों को मैं बिल्कुल। और दीदी ने ही मम्मी को हर जगह ट्रीटमेंट के लिए उस टाइम बहुत 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 ज़्यादा वो स्ट्रगल था वो।
दिन रात वो भूल नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल लंबा पीरियड, वो 1 महीना, 1.5 महीना जो बीता है, वो बहुत बुरा स्थिति बीता है। तो उसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाया था, तो लिंकेज कंप्लीटली ओके। टूट गया था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे शुरू करी, उसके बाद फिर घर के छोटे-मोटे काम तो हम वो कर लगे रहते हैं। उसी तरह फिर 2022 में सर क्या हुआ, पिछले ये साल कि मेरे 14 नवंबर को एसएससी जेईई की एग्ज़ाम थी, 15 नवंबर को डीआरडीओ प्री की एग्ज़ाम थी और 2 दिसंबर को हाँ मेरी जी। दीदी की शादी थी। तो अच्छा। हुआ क्या कि और अकेला भाई सर, तो मैं और पापा ने और मेरे कुछ भाई सब ने ही सब कुछ प्रोग्राम को देखना था। तो दिया, तो 20 थोड़ा फ्री हुआ शादी-ब्याह करके, तो 20 तारीख डीआरडीओ का रिज़ल्ट आया, जिसके कारण वो जो थोड़ा हम्म, टूट गया, वो 10-20 दिन जो गुज़रा सर, उसके कारण डीआरडीओ में बहुत फ़ोकस में मुझे कम दिन बचा। डीआरडीओ का 20 तारीख को रिज़ल्ट आता है और 22 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम का पता चलता है कि 11 जनवरी एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत कम टाइम फिर बचा होता है, फिर उसमें से अपना रिदम फिर से सेट करना और बिल्कुल तैयारी, तो उस टाइम तैयारी करी पर मेंस नहीं हो पाया। फिर प्री हो गया, एसएससी जेईई का भी प्री हो गया। ये सब परेशानी ओके। रही सर थोड़ी बहुत। हम्म। तो फाइनेंस के साथ साथ बीमारियों ने भी घेरा हुआ था, और प्लस कुछ इस तरीके से एग्जाम हो रहे थे एक के बाद एक जल्दी जल्दी, कि किसी भी एक एग्जाम पे फोकस करना बहुत मुश्किल रहा हो। हम्म। मुश्किल था सर। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइए कि कितना रोल है मेक इट इजी का आपकी लाइफ? मेक इट ईज़ी का रोल है सर, मतलब एक ऑटो है सर, बॉडी है, चेसिस है, उसका पूरा वो जो पूरा बॉडी है, तो वो चल नहीं सकता सर, उसमें व्हील चाहिए ही चाहिए। तो 4 व्हील है सर, उसमें मम्मी-पापा का ओ, एक है, एक दीदी जीजा-जी लोग का है और एक मेक इट ईज़ी का है सर उसमें व्हील। तो ये है तो तब यानी कि टेम्पो वो चलेगा। आपने अपना परिवार माना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। नहीं तो हाँ, फिर वो जो टेक्निकल के पीछे वो भूत लगता था टेक्निकल सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बाकी आप मतलब मेक इट इजी में और किस किस फैकल्टी से पढ़े हैं, क्या उनके बारे में राय है? सर मेक इट इजी से मेनली मेनली सब कुछ लगभग कवर जो हुआ वो राहुल, क्योंकि बिल्कुल अर्ली फेज में ही हम लोग थे, तो अभी राहुल फेज सर में। से ही हुआ। हाँ बिल्कुल, राहुल सर से सब तरह का इंटरेक्शन हुआ। फिर उसमें फिर आपका एंट्री था सर प्रोडक्शन में, तो आपका यूट्यूब पे ही मैंने केवल देखा है। और ऐप रन वगैरह वो सब चीज़ था, विजुअलाइजेशन फर्स्ट टाइम वो लेथ का हुआ था सर। सर ने भी ड्राइंग से समझाया था, पर आपका था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आप मेनली कवर कर रहे थे उस टाइम। उस टाइम आपका एमसीक्यू बीच-बीच में मैं देखता था सर, पर ओके मैक्सिमम जो तैयारी है राहुल सर के साथ ही हुई है। ओके ओके एक चीज़ ओके और ओके। कहना चाहूँगा सर कि जो परेशानी रही उसमें मैंने बहुत पहले ही लिखा था कि डू योर बेस्ट इन योर वर्स्ट, यू विल गेट द बेस्ट आफ्टर द वर्स्ट। ये खुद के लिए ही मैंने ओके। लिखा था। हाँ, बहुत अच्छी बात और बताई, बहुत अच्छी बात। अच्छा, उसी में हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज है पोइट्री सर, सबसे मेन तो पोइट्री है, फिर अरे, सिंगिंग है। कमाल है यार, बहुत बड़े। तो कुछ हो जाए थोड़ा सा। अच्छा सर, थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे खुद की कविता याद रहती नहीं है सर दरअसल। नहीं, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी आपके याद है, ऐसा कि जो आपके जूनियर के लिए भी एक मैसेज बन जाए, आपके जितने स्टूडेंट हैं, हाँ हमारे सर, मिकेटी जी के ज़रूर, जितने ज़रूर। स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ। ज़रूर सर, ज़रूर। वीडियो आ रही है सर मेरा? हाँ बिल्कुल। तो सर इस तरह है कि एक कविता लिखी थी मैंने कि बहल जाएगा। तो ओके। तैयारी के दौरान बहुत कुछ घटित होता है जो हम नहीं चाहते हैं कि वैसा हो, और मुश्किल हो जाता है उस टाइम, तो लगता है कि सब वक़्त ठहर गया है। तो उस तरीके में है कि सब्र रखने की बात है, तो उसी मिज़ाज में है ये कविता कि माना मंज़िल है थोड़ी दूर मगर, माना मंज़िल है थोड़ी दूर मगर,
माना जरा मुश्किल है तेरा सफर, कुछ ही पल के हैं बादल सारे, ना हो परेशान मेरे हम सफर। बस तुम ये ध्यान रखना कि साथ तेरे हरदम कौन रहा है, बीते हुए सारी मुश्किलों को साथ तेरे रह किसने सहा है। रख भरोसा फिर देखना, ये चांद जमी पर उतर आएगा, दिल ही तो है बहल जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। देखना बहुत कभी बढ़िया। ये मन तेरा, देखना कभी ये मन तेरा हार कर कहीं थक ना जाए, इस दो पल के अंधेरे में कदम कहीं ये रुक ना जाए। एक तेरे हंस देने भर से कितने कितने शब रोशन हैं, तुमसे ही है पंछियों की सरगम, महका महका घर आंगन है। सारे ख्वाब मुकम्मल होकर, सारे ख्वाब मुकम्मल होकर एक दिन अपने घर आएगा, दिल ही तो है बहल जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी बात। तुम तो मतलब बहुत बढ़िया पोएट। अच्छा, मैंने ये भी सुनी थी कि किसी बड़े पोएट ने आपकी कुछ लाइनें पढ़ी थी। मुझे बता रहे थे एक बार राहुल सर, उन्होंने बल्कि मुझे सुनवाया भी था। उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा, तो वो नहीं, मैं गानों का भी काफी शौकीन हूँ और गानों में मेनली मैं पोइट्री देखता हूँ कि नई लिरिक्स भी जो होते हैं वो पोइट्री ही होते हैं, पर कुछ कुछ जी गानों के, तो उसमें से जी अभी के जो मेरे बहुत ही पसंदीदा अजीज हैं, शायर भी हैं, कवि भी हैं, और डॉक्टर इरशाद कामिल। तो जी। वो वे एक सीरीज चला रहे थे, नवे नए कवि नया कलाम ओके। चीज को लेकर। तो उसमें से मैंने अपनी कविता भेजी थी, तो उन्हें काफी पसंद आई थी, तो उन्होंने अपने चैनल पे डाला था। तो उस चीज को लेके था कि, और मैं अभी आइडल मानता हूँ उनको अपने पोइट्री के क्षेत्र में कि उनके जैसा लिख सकूं। तो वे अगर अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगा था। नाटक वाटक भी हम डॉक्टर लोग इरशाद गांव में कामिल एक मतलब। बहुत बड़ा नाम है, व्यूअर्स को बता दूं, बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में भी। और उनकी बहुत सारी नज्म, कविताएं, गजलें बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बड़े बड़े गाने उन्होंने लिखे हैं। तो उनके उनके द्वारा जो इन्हें अप्रिसिएशन मिला है, दैट इज वेरी गुड। इससे ये भी पता चलता है कि आप अपनी कुछ हॉबीज को बना के रखें पढ़ाई के दौरान। अच्छा लगता है जब आप अपनी हॉबीज में कुछ करते हैं और जब अप्रिसिएशन मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे इनाम मिल गया हो कोई बहुत बड़ा। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको हर तरफ रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा एक ही काम पे लगे हुए हैं। आप अपना मन बहलाने के लिए कोई ऐसी चीज उठाइए जो कि आपको क्रिएटिव बनाए। मैं पोएट्स को बहुत क्रिएटिव मानता हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से अपनी भावनाएं, अपने सोच, अपने विचारों को, ख्यालों को एक कागज पे उतारना, फिर उस कागज पे उतार के जब आप किसी को सुनाओ और वो किसी दूसरे के समझ में आए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पोएट बहुत क्रिएटिव होता है। इस जैसे कि इंजीनियर्स को हम क्रिएटिव मानते हैं, ऐसे हम पोएट्स को भी बहुत क्रिएटिव मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुलदीप, एक आपकी पूरी ये बातें सुन के एक बात तो तय हो गई कि मुश्किलों से किसी का सफर नहीं रुकना चाहिए। और अगर रुक रहा है तो आप खुद गलती कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक फार्मर के बेटे हैं आप, और कोई ऐसी बड़ी आमदनी नहीं थी घर में, बीमारी भी आई है, ठीक है, बहनों की शादी हुई है एग्जाम के ठीक टाइम पर। ये सब चीजें ना, एक स्टूडेंट को ये सीखना है इससे कि ये नहीं कि इन चीजों में किसी ने बताई मुझे, मैंने सुनिया रह गई। उसे ये सीखना है कि मुश्किलें थी रास्ते की, इन हर्डल्स को पार करते हुए आपने सक्सेस अचीव की है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना सर, बिना मतलब परेशानी के फिर मजा नहीं आएगा, सक्सेस है क्या। जिस दिन हुआ तब पता भी चला हाँ, कि क्या बिल्कुल है ये एक्चुअल में। तो जरूरी है बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। हिस्सा बहुत जरूरी है। एक इसी तरह था बिल्कुल कि सर बिल्कुल। जिंदगी में कुछ किस्से होना बहुत जरूरी है, कुछ पाना तो कुछ ओके। खोना बहुत जरूरी है। हंसने की अगर आदत है तो कोई बात नहीं, मगर अपने दर्दों पर रोना बहुत जरूरी है। तो अरे वो तो बहुत जरूरी है सर। जबरदस्त ना। मजा आई भाई आज की तो ये जो महफिल बन गई एक तरह से, कुलदीप ने महफिल बना दी है। कितने अच्छे अच्छे अशार, इतने अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हैं कुलदीप, और बाकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो छोटी छोटी कविताएं हैं ना, ये कभी कभार इंसान को कुछ क्या से क्या करवा देती हैं। तो बहुत जरूरी होता है जीवन में एक मोटिवेशन हो। कुलदीप, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी मुझे आपकी सारी बातें। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और आपको सक्सेस मिली इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फुल क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इतनी मुश्किलों में मेहनत करके पढ़ाई करी,
ठीक है। एज ए टीचर हम जितना हो सकता है करते हैं, राहुल सर ने जितना हुआ उतना किया, लेकिन हम सबसे टॉप पे स्टूडेंट की मेहनत को ही रखते हैं, क्योंकि वहीं से आपको वो फल मिलेगा जिसकी आप तलाश करते हैं पूरी जिंदगी। चलिए कुलदीप, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, बड़ा मजा सर आया आपसे बात करके। जी जी। एक एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर समय हाँ हो हाँ, तो। बिल्कुल। क्योंकि मैं जी जी। बहुत वीडियो में भी मैंने देखा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो एक्चुअल में उसमें कुछ मिसिंग हमको हमेशा लगा है सर, कि वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी। और वही हाँ मैं आज जब मुझे पता चला कि आज बोलना है, तो मैंने यही सोचा था कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी के बारे में ही कोशिश करूंगा बात करने की। उसमें ओके, वेरी ऐड गुड। करना चाहता हूँ सर विस्तार पूर्वक कि एक्चुअल आसानी कैसे होगा। मेरे भी दोस्त हैं सर, अभी भी लगे हुए हैं, और मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा है, जो भी अगल बगल। उसमें मुझे जो मेरे नज़र से जो सबसे ज्यादा कमी लगा है सर, उसको मैंने बताया कि वो बांधने को चीज को लेकर। सर उसी में हाँ मैंने बिल्कुल खुद नए नए तरीके इजाद किए। मैं इसमें थोड़ा ब्रीफली थोड़ा बोलना चाहूंगा सर इस चीज में, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। कि सर मैं कैसे तैयारी करता था। मैंने घर पे एक बोर्ड लगाया था, बड़ा सा मांग के कहीं, बड़ा सा बोर्ड लगाया था, और उस पे रिवीजन ओके। करता था सर, लिख के, मार्कर से लिख के पूरा। हाँ, पूरा लिख के एक बार मैंने पढ़ लिया, क्या है, नोट्स से अपना, हैंडबुक से, और उस पे रिवीजन करता था। फिर ओके। ऑब्जेक्टिव लगाता था सर, और फिर न्यूमेरिकल ओके। बनाता था। और ओके। इस तरह का साइकिल था 2-3 सब्जेक्ट का। जैसे सर कि एक दिन एक सब्जेक्ट का फुल रिवीजन करना है, कंप्लीटली छोटा छोटा डिटेलिंग के साथ। और फिर ओके। 2 सब्जेक्ट का 1.5 घंटे में, 45-45 मिनट में फास्ट रिवीजन करना है, 2 अदर सब्जेक्ट का। एक फुल रिवीजन अदर सब्जेक्ट का, 2 छोटे छोटे पार्ट में स्पीडली रिवीजन करना है। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 सब्जेक्ट का 1 घंटे। और फिर जो रिवीजन किया है उस सब्जेक्ट का थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग, जो मेन सब्जेक्ट रिवीजन किया उसका लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सेशन 2-2.5 घंटे का। और फिर जो छोटे छोटे किए थे सर उसका 1 घंटे का। और इसी तरीके से हर दिन वो करें, तो आप देखिएगा 3 से 4 सब्जेक्ट एक दिन में कवर होते हैं सर। और वो साइकिल जितना जल्दी आप बना पाके रिपीट कर पाएंगे, तैयारी ऑटोमेटिकली वो दिमाग में सब कुछ बैठता चला जाएगा सर। ये कहूंगा ओके। कि इस तरह से लोग थोड़ा बांधने की कोशिश करें अपने ये जो तैयारी बच्चे को। तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स तैयारी कर रहे हैं, इस लास्ट ये जो आपका अभी कहा है कुलदीप ने, इस चीज को अच्छे से कहीं लिख लें, क्योंकि बार बार कुलदीप इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से रिविजन ही की है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, उससे सबसे ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। और साइकिल को रिपीट करने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सके। तो आप लिख के पहले याद की, रिवाइज कीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए थियोरेटिकल, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाइए विद कॉन्सेप्ट्स। तो ये बहुत ही सीधा सरल तरीका है। अब इसमें हम कोई आपको मोटिवेशन स्पीकर या कोई टीचर एक्स्ट्रा बताता है, कुछ नहीं होता, बहुत सीधा सिंपल सा है। जितना रिविजन करेंगे, जितने उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में मिलने की बनी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे कुलदीप बात करके। आपने बहुत ही प्रेशियस बातें बताई हमें, और ये भी बताया कि स्ट्रगल और सक्सेस ये दोनों चीजें अलग नहीं है। सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल से जुड़े रहना पड़ेगा। और स्ट्रगल में आपने बताया कि अगर कोई बच्चा घर का बहाना लेके कहता है मेरा एग्जाम इसलिए नहीं निकला, तो ये भी गलत है। ठीक है, घर पे सब काम होने हैं, सब आपको ही करने हैं। तो मेरे ख्याल से इन सभी हर्डल्स को पार करके आप सक्सेस अचीव करें। पढ़ाई का तरीका बताया हमें कुलदीप ने कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, लिख के याद करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, ये सब हमें बताया। तो बहुत ही प्रेशियस हमें बातें हमारे साथ साझा की कुलदीप। तो कुलदीप, एक बार फिर से बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको सक्सेस मिली, बहुत अर्ली एज में मिली, वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट से हम बात करते हैं। उम्मीद करूंगा कि हमारे सारे व्यूअर्स कुलदीप से कुछ सीखेंगे, और अपनी लाइफ में भी सक्सेस को जल्द से जल्द लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत। थैंक यू वेरी मच कुलदीप हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।